सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? एम आई ऑडिबल? हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? ग्रेट। ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। आई एम गुड टू, थैंक्स फॉर आस्किंग। हाय भवानी। हाय। हाय कुमार। हाय शीतल, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग अहमद, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग शोभा, गुड इवनिंग अंसारी। I am good too, Sahil. Thanks for asking. I hope all of you are good, right? Okay. Good evening, Kumar. So I hope all of you are good, right? And everything is sorted. सब सही है, right? So आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? Yes. Do you remember descriptive statistics, outliers? क्या याद है आप सभी को? Data analysis, descriptive statistics, right? That data and analysis process. Okay. So मैं क्या करूँगा? मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, so that everything get in tune, and then we will move to the next topic. Is it okay? चलेगा ऐसे? सही है? Fine. Great. So I hope this paint application is visible. ये सभी को visible है? ठीक है, ग्रेट। तो हम डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, सही बात है? डेटा एनालिसिस का प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हिडन इंफॉर्मेशन जाननी है, राइट? सही बात है। हिडन इंफॉर्मेशन जाननी है फ्रॉम द गिवन डेटा। सही बात है। वी वांट टू गेट द हिडन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा, राइट? ताकि वो इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस, ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारी मदद कर सके, किसके लिए? टू टेक अ डिसीजन। सही बात है। ठीक है, सही बात है। इज इट ओके टू टेक अ डिसीजन? फाइन विद एवरीवन। अब ये डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या अवेलेबल होना चाहिए? डेटा अवेलेबल होना चाहिए। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, राइट? फिर उस डेटा को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा सबसे पहले, ऑब्वियसली ना। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सही बात है। ओके। उसमें हम क्या करते हैं? तीन चीजें करते हैं: यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सही बात है। ठीक है। ये एनालिसिस करने के बाद जब हमें पता लगता है कि मेरे डेटा में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं? डेटा की प्री प्रोसेसिंग। ओके। उस प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? हम डेटा को क्लीन करते हैं, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कुछ डेटा अगर डिलीट करना हो डिलीट करते हैं, कुछ डेटा को मॉडिफाई करना हो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, राइट? कुछ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो डेटा टाइप्स को तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करना हो तो नॉर्मलाइज करते हैं। सही बात है। और फिर उस प्रोसेस डेटा के ऊपर हम अपने एनालिसिस टूल लगाते हैं, राइट? ओके। और फिर हम टूल्स लगाते हैं और फिर उससे हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। सही बात है। और फिर वो इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन लेने के लिए हमारी मदद करती है, राइट? सही। ओके विद एवरीवन, क्लियर विद द प्रोसेस? सही बात है। एंड फिर वो जो इनसाइट्स हमें मिलते हैं उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ओके। विजुअलाइजेशन।
ये प्रोसेस में किसी को कोई डाउट? यस, कैन यू ऑल गिव मी द रिस्पॉन्स, इज इट ओके? सही है? एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? सही है, ग्रेट। अब बात ये आ गई, हमने ये कर लिया, ओके। हमने थोड़ा एनालिसिस भी करके देख लिया पिवट टेबल से, राइट। अब बात ये आ गई कि जो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डेटा है, राइट, उस डेटा में क्या चीज होती है हमारे पास? एक होता है फीचर्स और एक होता है टारगेट, सही बात है? अग्री? और जो भी फीचर्स होते हैं उसमें हमारे पास इंस्टेंस प्रेजेंट होते हैं ना, इंस्टेंस। इंस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? वैल्यूज जो प्रेजेंट एक्चुअली में, राइट। अब वो जो वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे पास डेटा में, उस वैल्यूज को क्या होता है, समटाइम वी गेट अ नॉइजी डेटा, ओके। कई बार क्या होता है, वी गेट नॉइजी डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा, राइट। सही बात है, ऐसा ही मिलता है ना। कभी भी डेटा में परफेक्ट शेप में, परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता ना। हमें कुछ भी डेटा मिलता है उसमें जो भी वैल्यूज होती हैं, कई बार नॉइजी डेटा मिलता है, इनकंसिस्टेंट मिलता है, मिसिंग डेटा मिलता है, राइट। तो इन सबको क्या करना होता है, हमें हैंडल करना होता है, सही बात है। बट ये कैसे पता चलेगा कि डेटा इनकंसिस्टेंट है या उसमें मिसिंग है या नॉइजी है? उसके लिए ही हम ये यूज कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सही बात है। ताकि हमें ये पता चले कि हमारा डेटा किस तरह का है, उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये सारी चीजें, राइट। ताकि हम ये जान सकें कि हमारा डेटा कितने परसेंट नॉइजी है, कितने परसेंट इनकंसिस्टेंट है, कितना उसमें आउटलायर्स है, राइट। और फिर हम उसको सही कर सकें। सही बात बोल रहा हूं मैं? तो ये सारी डिटेक्शन हम करते हैं और इसको बोलते हैं डेटा को। ये सारी करने के लिए डिटेक्शन, हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, और स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट, टू डिस्क्राइब द डेटा, ओके। इसी वजह से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, और उस स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम ये डेटा को हैंडल करते हैं, ओके एवरीवन, सही बात है। दूसरी सबसे चीज जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आ रही है, पहली चीज तो ये होगी ना कि ये वाले डेटा को हैंडल करना, आउटलायर डिटेक्शन करना, राइट। अब दूसरी चीज डेटा प्री प्रोसेसिंग में एक और चीज आई। जैसे मैंने मान लो आपको बोल दिया कि मैंने हाउस प्राइस का एनालिसिस करना है, राइट। तो ये मेरा टारगेट डेटा हुआ, ओके। तो आप मुझे बता सकते हो हाउस प्राइस का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से फीचर हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? हाउस प्राइस का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? ओके, लोकेशन, ठीक है जी। रेंट, ओके। प्राइस, रेंट एक ही चीज हो गया। और स्क्वायर फीट एरिया, ठीक है। लैंड का प्राइस, ओके। और ये कितने भी फीचर्स हो सकते हैं ना, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? ये कितने भी फीचर्स हो सकते हैं ना, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, राइट। बट क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हो कि मैं कितने फीचर्स ऐसे चूज करूं, मैं कितने फीचर चूज करूं कि मेरा जो एनालिसिस है ये वो सही हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब कितने नंबर ऑफ फीचर अगर मैं अपने डेटा सेट में रखूं जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना हाउस प्राइस का एनालिसिस कर सकूं? कोई ऐसा स्टैंडर्ड है? आप बताओ पहले मुझे। नो ना, राइट। ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है ना कि अगर मैं 10 करूंगा तो मेरा एनालिसिस कम होगा या 15 करूंगा? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग ये है
कि जो भी फीचर्स आप अपने डेटा सेट में ले रहे हो उनका इंपॉर्टेंस क्या है टारगेट डेटा के साथ। सही बात है। यस, सही बात है। अब ऐसा भी हो सकता है ना, लेट्स सपोज पीयूष अगर इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, उसकी स्टार्टिंग में नॉलेज थोड़ी कम हो इस टॉपिक के रिलेटेड, राइट। लेस नॉलेज, राइट। और हो सकता है कि मान लो कामनी इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रही हो और उसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो, पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से तो कामनी का कामनी अच्छे फीचर्स ले पाएगी और पीयूष अच्छे फीचर्स नहीं ले पाएगा। हमें यूजर डिपेंडेंट थोड़ी बनना है, राइट। सही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो फीचर्स आपने सिलेक्ट करके मुझे दिए, ये एक तरह से आपकी अजम्पशन है ना कि ये फीचर आपके एनालिसिस करने के लिए बेस्ट फीचर साबित होंगे, राइट। बट हमें तो नहीं ना पता, ये तो नॉलेज और नॉलेज के बेसिस पे चेंज हो सकता है, राइट। बट हमें श्योरिटी नहीं है ना कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी इंपॉर्टेंस इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, जिसकी रेलिवेंसी इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, राइट। मुझे नहीं पता। अग्री विद माई पॉइंट। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फीचर ज्यादा अच्छा होगा तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। सही बात है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, दो चीजें करते हैं हम एट्रीब्यूट की सिलेक्शन के लिए। ओके, एट्रीब्यूट या फीचर्स, ओके, जो भी आप कह लो, उसकी सिलेक्शन के लिए हम दो चीजें करते हैं। हम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। और या हम करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है जी। आप समझ रहे हो रीजन इसका यूज करने का। आई यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। तो हम आज के इस सेशन में कुछ चीजें पढ़ेंगे जो इसी के रिलेटेड होंगी, राइट। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, गिव मी वन सेकेंड। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक चीज पढ़ेंगे। पहली चीज करेंगे हम आउटलायर डिटेक्शन। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया होगा ना, ये करते कैसे हैं, राइट। इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आज आपको एक्सेल में, ठीक है। कैसे करते हैं, आपको याद है। हम आई क्यू आर निकालते हैं, Q3 माइनस Q1, एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर इज एन आउटलायर, और एनी वैल्यू विच इज लेस देन Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, राइट, ये आउटलायर हुआ। ओके। और हमें ज्यादा से ज्यादा आउटलायर्स अपने डेटा में से रिमूव करने होते हैं, राइट, ताकि वो ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ओके, हमें एक बैलेंस डेटा चाहिए होता है। दूसरी चीज हम करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्शन, राइट। एट्रीब्यूट सिलेक्शन, राइट, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम दो चीजें सीखेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, ओके जी, एंड कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है जी, चलेगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। ठीक है। तो तो क्या आप मुझे प्लीज एक बार दोबारा कंफर्म कर दो कि आपके पास ये कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा सेट अवेलेबल है कि नहीं है। इज इट अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो आप प्लीज इसको ओपन करो सारे लोग, जल्दी से। प्लीज चेक विद दैट। हम पिछले 2 हफ्ते से एक ही डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये सबके पास अवेलेबल है जो 2 हफ्ते से क्लासेस लगा रहे हैं रेगुलरली। पिछले 2 हफ्ते से हम सेम डेटा सेट यूज कर रहे हैं, कॉलेज प्लेसमेंट डेटा सेट। कैन यू ऑल रिस्पॉन्ड टू मी। क्या आप सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अभिषेक, आफ्ताब, अहमद, ऋतिक, हिमांशु, हिमांशी, ईशा, काजल, मोहम्मद, मोहित। क्या आपके पास ये डेटा सेट अवेलेबल है। आप प्लीज मुझे इसको ओपन करके रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। वैभव, विधि, विशाल, रिंसज, रविंद्र। दिस इज योर फर्स्ट क्लास।
कैन somebody प्लीज शेयर द लिंक विद हिमांशी देन? क्या कोई हिमांशी के साथ प्लीज लिंक शेयर कर सकता है? Okay, so I have shared the link in the chat again. Okay, हिमांशी, कैन यू प्लीज टेक दैट? ठीक है, मैंने दोबारा से शेयर कर दिया है, राइट? ओके, चलें। आई होप सभी ने डेटा सेट ओपन कर लिया। ओके एवरीवन, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कॉलेज प्लेसमेंट का डेटा दिया हुआ, राइट? और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परसेंटेज है, सही बात है? अगर मैं आपको ये पूछूं कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स ज्यादातर किस डेटा में आए हैं, राइट? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी फीचर को आप एक्सप्लोर करो। तो अगर एक ही फीचर को एक टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस, सही बात है? हम उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, राइट? और इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस कॉलम पे क्लिक करेंगे। आई होप आप सभी लोग डेटा टैब के पास जाओगे और आपको ये डेटा एनालिसिस टैब मिल रहा है, राइट? जब आप इस डेटा एनालिसिस टैब के ऊपर क्लिक करोगे, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन चूज करनी है और क्लिक ओके करना है। ओके करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो आएगा आपके पास। उस नए पॉपअप विंडो में आपने इनपुट रेंज देनी है। ये कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो और साथ में ये भी बता दो कि इस कॉलम में फर्स्ट रो में हमारे लेबल्स हैं, हेडर है, और हमने समरी स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, राइट? हमें लार्जेस्ट एलिमेंट भी चाहिए और हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी चाहिए इस डेटा में। इज इट ओके? ठीक है, इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद एक नई शीट बनेगी जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो भी स्टूडेंट की परसेंटेज है उन सभी का डेटा आपको मिल जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, तो आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चली हरियब, आप बताओगे मुझे? आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है? यस, लार्जेस्ट, ओके। तो आपको ये पता चला कि मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उनमें सब एक स्टूडेंट जिसके सबसे कम मार्क्स आए, और किसके सबसे कम मार्क्स आए? 40.89, राइट? ये हम चीज ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 2 वीक्स में। हमें डेटा मेन्यू बार पे जाना है। हमने डेटा मेन्यू बार पे जाने के बाद डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है। डेटा एनालिसिस के बाद क्लिक करने पे हमें ये मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हम अपने डेटा को डिस्क्राइब करेंगे और ये ऑप्शन को चूज करेंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे एक नया पॉपअप विंडो आएगा जिसके इनपुट रेंज में हमें ये सारा का सारा कॉलम देना है। आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लो और साथ में ये बता दो कि लेबल जाए आपके फर्स्ट रो में। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, समरी स्टैटिस्टिक्स, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और आप ऐसे ही इसको ओके क्लिक कर दो। आई होप ये सभी को डेटा दिख रहा होगा, राइट? तो आपको ये पता चला कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं, वो कितनी परसेंटेज वाला है? 40.89, राइट? ऐसे आपको ये चीज पता लगी कि आपकी क्लास में एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? 89.4, राइट? उसके बाद आपको ये पता चला कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका जो एवरेज है वो 67.3 है, सही बात है? स्टैंडर्ड एरर दे रखा है 0.73, मतलब कि वो थोड़ा बहुत 0.73 से ऊपर नीचे हो सकता है। दैट्स टोटली फाइन, राइट? उसके बाद आपको मीडियन भी दे रखा है 67। मीडियन और मीन आप देखो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, सही बात है? जब मीडियन और मोड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो तब हमें ये पता चलता है कि मेरा डेटा जो है वो क्या है?
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही बात है। अगर मीन और मीडियन दोनों एक समान हो, जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी जो सिमेट्रिकली होगी, मतलब उसको अगर सेंटर से काटोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए, उस केस में मीन हमेशा मीडियन के बराबर होता है। ओके। किसी भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में जहां आपको लॉन्ग राइट टेल दिखेगी, इसका मतलब है कि मोस्टली जो बच्चे थे उनका डेटा इस रेंज में है, सिर्फ थोड़े ही बच्चे हैं जिनका डेटा आपको हायर साइड पे मिलेगा। ठीक है, सही बात बोल रहा हूँ। उस केस में आपका मीन होगा बड़ा मीडियन से। ओके। एक और तीसरा केस बनेगा जिसमें आपको ये देखेगा कि मोस्टली बच्चों के मार्क्स तो जे वो हायर साइड पे थे, सिर्फ एक दो बच्चों के मार्क्स ही कम साइड पे हैं। उस केस में आपका मीन जो होगा वो मीडियन से कम होगा। इज इट ओके? आप समझ पा रहे हो? तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिकल, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉन सिमेट्रिकल। ओके जी। जिससे आपको ये पता लगता है कि आपका डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको अपने डेटा की पूरी सेंट्रल टेंडेंसी पता लगती है, राइट? ओके। तो आप बताओ, मीन 67.3 और मीडियन 67 है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है ना, राइट? कह सकता हूं मैं। इज इट ओके? तो मेरा डेटा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, हाँ, बट थोड़ा सा वो होगा राइट स्क्वायर डेटा, राइट? ओके, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखो दे रखा है ना 10.8। जब स्टैंडर्ड डिवीजन 10.8 दे रखा हो और मीन दे रखा है 67.3, राइट? तो इसका मतलब मेरे डेटा की जो रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी? आप बता सकते हो मुझे? अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, और मीन मेरा 67.3 है, तो मेरा डेटा की रेंज बता सकते हो आप कहाँ से लेके किस बीच में डेटा ज्यादातर प्रेजेंट होगा? मेरा ज्यादातर डेटा, वेरी गुड, 57.3 से लेके 77.3 के ऑलमोस्ट बीच में ज्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही बात बोल रहा हूँ मैं? क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो? राइट। तो इसी डेटा से हमें ये चीज पता लगी, क्या पता लगा? कि मेरा डेटा मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइट? मेरा डेटा मुझे क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, राइट? और अगर आपको फिर से वो इंफॉर्मेशन देखनी है, आप इस कॉलम को सिलेक्ट करो। आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हो इंसर्ट करके हिस्टोग्राम। ओके। तो यू क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट्स, एंड आपको उसका हिस्टोग्राम दिख जाएगा, राइट? आप देख पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो? ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, बस हल्का सा वो थोड़ा राइट स्क्वायर डेटा है, राइट? इसी का रीजन है कि हमें ये वैल्यू मिली इसमें, जो मीडियन की जो वैल्यू दिखी है वो थोड़ी सी कम है मीन से, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सही बात है, समझ रहे हो आप लोग? आप अपने डेटा के बारे में जानकारी लेने जा रहे हो, जानकारी ले रहे हो, और आपको ये चीज पता लगी रही है कि आपका डेटा किस हद तक सिमेट्रिकल है या नहीं है। मतलब आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे ही 90+ मार्क्स ले रहे हैं, सारे बच्चे ही फेल हो रहे हैं, सारे बच्चे ही एवरेज पे है, नहीं। बट आपको एक चीज यहाँ से ये पता लगी कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 40.89 की रेंज से लेके 91 की रेंज में, राइट? अग्री? इसीलिए आपका डेटा सिमेट्रिकल नेचर में आ रहा था। ओके एवरीवन, अंडरस्टैंडेबल है सभी को? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? यस। इज इट अंडरस्टैंडेबल? देयर आर 76 पार्टिसिपेंट्स इन माय क्लास। यस। क्या क्लियर है ये सभी को? ठीक है। अब दूसरी चीज है जो मैंने इस लेक्चर में हमने बात करनी है, वो है आउटलायर डिटेक्शन, राइट? तो मैंने आपको ये डेटा दिया, राइट? ये डेटा,
अब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इस डेटा में मुझे आप ये बताओ कि आउटलायर्स है कि नहीं है। ओके एवरीवन, ठीक है, मुझे बताओ कि आउटलायर्स हैं या नहीं है। तो आउटलायर जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सही बात है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1, सही बात है। Q1 क्या होता है आपका, 25% वाला वैल्यू, राइट। और Q3 क्या होता है आपका, 75% वाला वैल्यू, सही बात है, ठीक है। और हमें निकालना है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR से बड़ी होगी, वो आउटलायर होगी। और कोई भी ऐसी वैल्यू जो Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR से छोटी होगी, वो भी एक आउटलायर, राइट, ये हमें चाहिए। तो इस डेटा में अगर मुझे क्वाट ये आउटलायर डिटेक्शन करनी है, ओके, इस डेटा में अगर मुझे आउटलायर डिटेक्शन करनी है, ओके, तो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले Q1 निकाल लेंगे। Q1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और किसी भी सेल में आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो, इक्वल्स टू, सबसे पहले आप इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हो और फिर आप फॉर्मूला लिखते हो, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल, ओके। क्वार्टाइल लगाने के बाद आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका डेटा है, ओके, जो भी आपका डेटा है वो आप सिलेक्ट कीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, और आप क्वार्टल नंबर भी बताइए, राइट, कि मेरा क्वार्टल फर्स्ट क्वार्टाइल है 25%, ओके, डबल क्लिक कीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या आप ये वैल्यू ढूंढ पा रहे हो, आर यू एबल टू गेट दिस वैल्यू, क्या आप सभी की ये वैल्यू आ रही है सेम, प्लीज कंफर्म। तो हमने अपने इस डेटा में 25% वाला डेटा निकाल लिया, क्वार्टर 1। यस, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या आप लोग ये डेटा निकाल पा रहे हो सभी लोग, अपार्ट फ्रॉम पीयूष, मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। सेम वैल्यू आ रही है सभी के पास, मोहित, निधि, राजू, प्रिया, पुष्पेंद्रा, ईशा, राम बाबू, सरोज, साक्षी, साहिल, इज इट ओके, ठीक है। तो Q3 कैसे निकलेगा आप लोग बताओ, तो आप लोग बताओ मुझे Q3 की वैल्यू क्या आएगी, देन इक्वल्स टू क्वार्टाइल, मेरा अरे A1, A1 क्या, डेटा ही सारा सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, और मेरा Q3, Q3। क्या आप सभी की भी यही वैल्यू आई है, आप प्लीज कंफर्म करोगे मेरे साथ, Q1, Q3। किशन, गौतम, करण, ठीक है। तो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, IQR, वो होगा दिस सेल, तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू दिस सेल माइनस दिस सेल, ओके, सही बात है। तो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल के आ गया 15.1, ओके एवरीवन। इज इट ओके। अब मुझे दो चीजें निकालनी है, ये दोनों चीजें निकालनी है, राइट। ये दोनों चीजें हैं क्या, मेरा लोअर बाउंड और मेरा अपर बाउंड, ठीक है। तो मेरा लोअर बाउंड क्या है, इक्वल्स टू, लोअर लोअर बाउंड इक्वल्स टू, ये है मेरा लोअर बाउंड, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR विच इज 15, इज इट ओके। आप सिर्फ अपना सेल एड्रेस देख लो एक बार बचे, राइट, कि आपका सेल एड्रेस क्या है। तो मेरा लोअर बाउंड निकल के आया 37.95, मेरा अपर बाउंड होगा Q3, जो कि है 75.5,
7 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टर रेंज। तो ये मेरा लोअर बाउंड भी आ गया, ये मेरा अपर बाउंड भी आ गया। क्या आप प्लीज कंफर्म कर सकते हो? हम आउटलायर डिटेक्शन कर रहे हैं जी अपने डेटा सेट में। इज इट ओके? हम अपने डेटा सेट में आउटलायर डिटेक्शन कर रहे हैं। क्या आप सभी का यही आया, लोअर बाउंड अपर बाउंड सेम आया क्या सभी का? इज इट ओके? 70 participants in my class and I'm expecting the response from everyone. अगर किसी का नहीं आ रहा प्लीज बताओ मुझे। यस। ओके, ग्रेट। अब मुझे बताओ, इस कॉलम पे मुझे ये लगाना है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो 37.95 से कम है और 98.35 से ज्यादा है वो क्या होगी? वो आउटलायर होगी, ठीक है? ओके, वो आउटलायर होगी। एक चीज तो ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लो, राइट? और उसमें आप क्या लगवा लो? अपना रूल्स लगा लो, राइट? ओके, जो कि हाईलाइट सेल रूल है। आप दोनों भी लगा सकते हो। ओके, ठीक है। मोर रूल्स भी लगा सकते हो, एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन, और इसके अलावा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ओके अंकित, मेरा जो लोअर बाउंड होगा वो ये फॉर्मूला है ना लोअर बाउंड का बच्चे? ये फॉर्मूला है ना लोअर बाउंड का, राइट? क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 क्या है मेरा? 60.6, जो कि H3 में है ना, माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टर रेंज विच इज 15.1, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? H6 में प्रेजेंट है, राइट? ऐसे मेरा अपर बाउंड है, वो क्या है? ये मेरा अपर बाउंड है। ओके, क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 क्या है? 75.7, जो H4 में है, प्लस 1.5 इंटू IQR, इंटर क्वार्टर रेंज है 15.1, राइट? जो H6 में स्टोर है, राइट? तो मेरा ये फॉर्मूला लगा। ओके अंकित, इज इट ओके ना? तो बताओ हमें क्या लगाना है। हमें अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू। हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू। ओके, उस इक्वल्स टू के साथ हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? और ओके, और डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और हम अपने फॉर्मूले में लिखेंगे इसकी वैल्यू अगर कम हुई, किससे? इससे, ठीक है? 83.9 की वैल्यू अगर कम हुई मेरे लोअर बाउंड से, राइट? और और का मतलब दो चीजें होती है ना, या तो उसकी वैल्यू, A2 की वैल्यू अगर 37.95 से कम होएगी, या A2 की वैल्यू ज्यादा होएगी इससे। ओके, तो ट्रू आ जाएगा, राइट? या फॉल्स? अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी, और इसीलिए लगाया हमने, राइट? दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो यस आएगा। ओके, देखो फॉल्स, फॉल्स आने का मतलब क्या हुआ? कि ये आउटलायर है कि नहीं है, आप बताओ मुझे। फॉल्स आने का क्या मतलब हुआ? क्या ये वैल्यू आउटलायर है कि नहीं है? नहीं है, राइट? तो मैं क्या ये फॉर्मूला ड्रैग कर सकता हूँ सारा नीचे? यस ना, बट एक प्रॉब्लम पड़ेगी ना, क्योंकि ये लोअर बाउंड तो फिक्स है ना मेरा, राइट? सही बात बोल रहा हूँ। और अपर बाउंड भी फिक्स है ना मेरा, राइट? बट जब मैंने यह फॉर्मूला लगाया तो H7 को जब मैं ड्रैग करूंगा तो वो H8 9 10 11 12 होता जाएगा ना, राइट? बट मेरी ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स है। तो मैं क्या इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना सकता हूँ डॉलर लगा के? $H7, $H8 लगा सकता हूँ। आई होप आप समझ रहे हो, राइट? क्योंकि जब मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस भी ड्रैग होगी, राइट? बट हम इस रेफरेंस को ड्रैग नहीं करना चाह रहे क्योंकि मेरा लोअर बाउंड फिक्स है हमेशा, तो हम इसको फिक्स रखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस देके, विच इज लेस देन। सही बात है। इस कॉलम का नाम दे रहा हूं मैं आउटलायर, और इस पे मैं लगा रहा हूँ फिल्टर। ओके, अब सारा डेटा मेरे पास आ गया। मैं फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर लगा के ये चेक कर लूंगा कि कितने के ऊपर ट्रू है। देखो किसी डेटा के ऊपर ट्रू नहीं है,
किसी डेटा के ऊपर ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या मेरे इसमें कोई आउटलायर प्रेजेंट था? सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज में कोई भी आउटलायर था नहीं, तो इस तरह से हमने आउटलायर की डिटेक्शन करी। इज इट ओके? क्वाइट सेंसिबल। आई होप इट मेक सेंस कि हम एक्सेल में आउटलायर एनालिसिस कैसे करते हैं, आउटलायर डिटेक्शन कैसे करते हैं। ओके जी, सही बात है। समझ गए सब? अंडरस्टैंडेबल। इज इट ओके? कैन ऑल ऑफ यू प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स? क्या आप सभी लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? क्लियर है कि नहीं है? सो दैट अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। ग्रेट। अब दूसरी चीज आएगी जो हम करेंगे, कोरिलेशन एनालिसिस, राइट? ओके। अब कोरिलेशन एनालिसिस क्यों करेंगे? अब मान लो ये कॉलेज प्लेसमेंट वाला का डेटा है, राइट? इसमें मेरा टारगेट डेटा क्या है? सैलरी मेरा टारगेट डेटा है, सही बात है। मैं कह रहा हूं आपने लोगों की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, और उसके लिए ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, सही बात है। बट आप क्या श्योरिटी से कह सकते हो कि ये सारे फीचर ही हेल्पफुल हैं आपकी सैलरी को प्रेडिक्ट करने के लिए? क्या क्या इस चीज का क्लेम कर सकते हो आप कि जितने भी फीचर्स इसमें प्रेजेंट हैं, क्या वो सारे के सारे यूजफुल हैं आपकी सैलरी को प्रेडिक्ट करने के लिए? नहीं ना। बट अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हाँ या ना, राइट? सही बात है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस नेम कॉलम का रिलेशनशिप सैलरी के साथ कुछ है कि नहीं है, राइट? अगर इसका इंपॉर्टेंस है तो हम इसको डेटा सेट में रखेंगे। अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है तो हमको डेटा सेट में नहीं रखेंगे। ये डिसीजन ले सकते हैं हम, आप, राइट? ठीक है। ऐसे अगर मैं ये बताऊं कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स की सीनियर स्टैंडर्ड की परसेंटेज है, क्या ये फीचर आपकी कोई भी हेल्प कर सकता है सैलरी को प्रेडिक्ट करने के लिए कि नहीं? तो हम इसको रखेंगे, वरना हम इसको नहीं रखेंगे, सही बात है। लाइक यू डोंट नो ना, बच्चे, यू डोंट नो। हम एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा ना। हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा, सही बात है। तो पहले कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस helps us to find the relation between relationship between two variables, ठीक है? दो चीज बताता हमें, डायरेक्शन भी बताएगा और हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा, ओके? अगर दो रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, अगर दो रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ तो विल कीप दैट। अगर दो रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हुआ तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज में अगर एग्जांपल आपसे पूछूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? क्या आप मुझे बता सकते हो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है? स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, एनीवन इन द क्लास? यस, टाइम का रिलेशनशिप है। हाँ, आई एम आस्किंग स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस? यस, एनीवन? व्हेन स्पीड इंक्रीजेस डिस्टेंस डिक्रीजेस, हाउ वेंकटेश्वर? ये कैसे हो जाएगा? जब स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस कैसे कम होगा बच्चे? स्पीड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। आप जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, नहीं? स्पीड तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, वेरी सिंपल। नहीं, और स्पीड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जितना आप स्पीड ज्यादा करोगे आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही कम हो जाएगा ना। सही बात है। इज इट ओके? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस। तो ऐसे ही कोरिलेशन चलती है -1 से लेके +1 के बीच में। जिन दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन कुछ नहीं होता उसकी कोरिलेशन की वैल्यू 0 होती है। जिन दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन की वैल्यू +1 होती है वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। ओके, ठीक है। जिनके बीच में कोरिलेशन की वैल्यू -1 होती है वो स्ट्रांगली वीक स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, राइट? ठीक है। जिनमें कोरिलेशन की वैल्यू 0.5 से लेके 1 के बीच में होती है वो थोड़े वीकली कोरिलेटेड होते हैं। और जिनके कोरिलेशन की वैल्यू लाइक 0.1 से लेके जिनके कोरिलेशन की वैल्यू -0.1 से लेके -1 के बीच में होती है वो वीकली नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, राइट? नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ओके। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया, ये मेरी लाइन है, ये मैंने बोला सैलरी वर्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मैंने डेटा पॉइंट्स बनाए बहुत नजदीक अपनी लाइन के। तो बताओ ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है? आप मुझे बताओगे। सैलरी और एक्सपेंडिचर के बीच में, सैलरी और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा ना। सही बात बोल रहा हूं मैं? और मेरे जैसे डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हो लाइन के बहुत नजदीक है ना। जब ये लाइन के बहुत नजदीक है इसका मतलब ये स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, राइट? अब अगर मान लो सैलरी प्रेडिक्ट करनी हो और आपने एक्सपेंडिचर फीचर को लिया हो और ये इसका रिलेशनशिप काफी पॉजिटिव है, रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है सैलरी के साथ, तो क्या आप एक्सपेंडिचर को कंसिडर करोगे अपने डेटा सेट में? यस, हम करेंगे, राइट? सही बात बोल रहा हूँ, ग्रेट। ऐसे ही स्पीड और टाइम का रिलेशन अगर मैं बनाऊंगा स्पीड और टाइम का तो वो ऐसा बनेगा। सही बात है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होगा, राइट? और अगर मेरे डेटा पॉइंट्स लाइन के बिल्कुल क्लोज हुए तो वो क्या बनेगा रिलेशनशिप? स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड है बट वो नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, फिर क्या हो गया? कोरिलेटेड होने चाहिए, समझ रहे हो आप? ऐसे ही अगर केस में क्या हुआ, लाइन ऐसे और पॉइंट्स काफी दूर दूर है, राइट? तो वो निशानी होती है वीकली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब दो आपस में रिलेशनशिप तो है बट अच्छा रिलेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, राइट? उस केस में 0.1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होती है। इस केस में हमेशा +1 रहेगी, इस केस में हमेशा -1 रहेगी। और ऐसा ही केस अगर आपकी वैल्यू ऐसे है और पॉइंट्स काफी दूर दूर है, राइट? तो रिलेशनशिप तो अभी भी इनमें है बट क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप ही है बट थोड़ा वीकली नेगेटिवली रिलेटेड है। समझ रहे हो आप? यस, वेरी गुड पीयूष। ओके। और ऐसे ही अगर आप एक ग्राफ देखो उसमें आपको वैल्यूज ऐसे मिले, ऐसे मिले लाइन, तो आप बताओ क्या एक के चेंज होने से दूसरी बढ़ रही है या कम हो रही है कि कांस्टेंट रह रही है? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रही है। ओके एवरीवन, फाइन। तो ये कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब है कि इन दोनों में जीरो कोरिलेशन है। तो इसका मतलब वो पॉइंट को मैं अपने डेटा सेट में कंसिडर नहीं करूंगा। ओके। इसका मतलब मैं उस डेटा सेट को अपने उस वेरिएबल को अपने डेटा सेट में कंसिडर नहीं करूंगा। मेक सेंस? सही बात है जी।
ग्रेट। तो अब हम करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट वाले डेटा के पास जाओगे। सही बात है। इस डेटा पे जाने के बाद आप डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करो और डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करो। डेटा एनालिसिस में क्लिक करने के बाद क्या आपको कोरिलेशन वाला फील्ड दिख रहा है? आप प्लीज उसको सिलेक्ट करो। यस विशाल, आप क्या रिपीट करना चाह रहे हो? बोलो, बताओ, क्या रिपीट करूं मैं? सर एक्चुअली में मेरी क्लास मतलब नेट इशू था, तो सर क्लास जो आप नेट के कारण मैं जो आप पढ़ाए थे मैं पढ़ नहीं पाया था अभी जस्ट 5 मिनट बिफोर। मैं वही पूछ रहा हूँ बच्चे, क्या रिपीट करूं मैं आपसे? सर जो आप डेटा सेट के पहले से जो बात कर रहे थे सर वो चीज़ मैं नहीं समझ पाया हूँ। नेटवर्क इशू था, 10 मिनट हो गए सर नेट क्लास नहीं हो। बच्चे फिर 10 मिनट आप लास्ट में पूछ लेना, राइट? अभी 10 मिनट प्रॉपर रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, मैं हमको तो यूट्यूब वाली पे देख लूंगा। बच्चे लास्ट 15 मिनट में कैसे रिपीट करूं, आप बताओ ना। हम नहीं नहीं फिर कोरिलेशन मैं सर देख लूंगा। हम कोरिलेशन कोरिलेशन मैंने समझ। यस सर। हम कोरिलेशन एनालिसिस करें, राइट? दो जी। वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, राइट? यस सर। ये रिलेशनशिप इसीलिए फाइंड करना है क्योंकि हमें अपने फीचर्स की सिलेक्शन करनी है, ठीक है? हम उन्हीं फीचर्स को अपने डेटा सेट में रखेंगे जिनका रिलेशनशिप अच्छा होगा अपने टारगेट डेटा के साथ। ओके, ठीक है। तो कोरिलेशन एनालिसिस हमें डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है, राइट? अगर मेरी किसी भी ग्राफ में दो वेरिएबल्स हैं, जैसे सैलरी यस सर। वर्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है? मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, इसका मतलब क्या है? जी। जैसे सैलरी बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। सही बात है। यस सर। ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा होगा। सही बात है। जी। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे और डेटा पॉइंट्स ये लाइन के बहुत पास होंगे, ठीक है? मतलब ये पॉइंट्स जी। आपस में बहुत पास होंगे, राइट? यस सर। तो ये बताएंगे सैलरी और एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट? स्ट्रांगली रिलेटेड है। ओके सर। ओके सर। स्ट्रांगली रिलेटेड है, ठीक है? तो उस केस में कोरिलेशन की वैल्यू होगी +1। ठीक है। ठीक है सर। जी। तो आप सैलरी को अगर प्रिडिक्ट करना हो तो आप एक्सपेंडिचर को रखोगे अपने डेटा सेट में? हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि उनका यस सर। उसका रिलेशनशिप है, राइट? सही यस। बात है। जी। ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल ऐसा मिला जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है आपके टारगेट डेटा के साथ, राइट? जी। उस केस में ऐसा ग्राफ बनता है कांस्टेंट का। उस केस में कोरिलेशन की वैल्यू होती है 0। तो उस केस में हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि शायद हम उस वेरिएबल को ना रखें। ओके, सही बात है। चलेगा। ऐसे ही अगर हम ये बात बोलें कि मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है, स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और ये मेरे डेटा पॉइंट्स होते हैं। सही बात है। स्पीड और टाइम, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। सही बात है। यस, आर यू देयर विशाल? आई थिंक उसका फिर से इंटरनेट प्रॉब्लम है। बाकियों को क्लियर है? इज इट ओके? कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? इज इट ओके? ग्रेट। अब कोरिलेशन निकालेंगे कैसे? कोरिलेशन निकालने के लिए आप डेटा सेट के ऊपर जाओगे बच्चे, ओके? और आप डेटा टैब के ऊपर जाओगे और आपको ये, 1 मिनट, 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 1 मिनट,
डेटा टाइप के ऊपर जाओगे और आपको डेटा एनालिसिस दिखेगा। जैसे ही डेटा एनालिसिस दिखेगा, एक नया ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको और एक नया पॉपअप विंडो मिलेगा, उसमें से आपको कोरिलेशन दिखेगा। क्या आप देख पा रहे हो कोरिलेशन को? जैसे आपको कोरिलेशन मिला, आप उसको क्लिक करके आप ओके करो। इज इट ओके? फाइन। Why I am not able to get another sheet? हाँ, जैसे आपने ओके किया, आपको वो मांग रहा है इनपुट रेंज। क्या आप देख पा रहे हो? यस। क्या आप देख पा रहे हो वो आपको इनपुट रेंज मांग रहा है? आप उसमें अपना सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करोगे। ओके जी। इनपुट रेंज में आप अपना सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करोगे। ओके एवरीवन, ठीक है। इनपुट रेंज विच डेटा? ये बचे सारा डेटा जो प्रेजेंट है ना हमारे डेटा सेट में पीयूष, कॉलेज प्लेसमेंट डेटा सेट में ना। कॉलेज प्लेसमेंट डेटा सेट में जो सारा डेटा है वो सारा सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है। ओके। आप सिंपल भी कर सकते हो क्लिक करके कोरिलेशन एनालिसिस। ओके। आप बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए भी कर सकते हो, राइट? तो वो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। इज इट फाइन गाइस? जैसे आप ओके करोगे, आपको ये भी बताना होगा कि आपने सारा डेटा सिलेक्ट किया है, तो उस डेटा के फर्स्ट रो में लेबल्स भी है ना। सही बात है। और आप नई वर्कशीट बनाओगे इस एनालिसिस के लिए। जैसे आपने क्लिक ओके किया, आपको वो पूछ रहा है देखो कि आपका कुछ डेटा नॉन न्यूमेरिक है, राइट? इसका मतलब कि कोरिलेशन एनालिसिस हम जिसका भी करते हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिक डेटा का ही करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, राइट? दैट्स व्हाई आई फर्स्ट सिलेक्टेड दैट, ताकि आपको ये चीज याद रहे बाद में। ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैंने दो कॉलम्स का डेटा वो करना है, कोरिलेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मैं डेटा एनालिसिस के ऊपर दोबारा जाऊंगा, कोरिलेशन के ऊपर जाऊंगा, ओके करूंगा। ठीक है। और मैं ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लूंगा, राइट? और इसके साथ एमबीए का डेटा सेलेक्ट कर लूंगा। अब अब कंट्रोल क्लिक करके, कंट्रोल प्रेस करके आप वो कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हो जिनका आपने कोरिलेशन एनालिसिस करना है। ठीक है, और क्लिक ओके कर दो। कंटिन्यूस रेफरेंस। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक नई शीट में ना। ठीक है, आप भी कर लो। आप ये सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का डेटा, डिग्री का डेटा, कंटिन्यूस डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और सैलरी का डेटा। ठीक है। ओके, ये कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करके कोरिलेशन एनालिसिस करता हूँ मैं। मेरा इनपुट रेंज यहाँ तक आएगा और मैं ओके कर रहा हूँ। देखो, जैसे ही ओके किया, कंटिन्यूस डेटा का कोरिलेशन डिफाइन होगा। देख पा रहे हो आप? क्या आप सभी को विजिबल है ये? क्या आप सभी अपनी स्क्रीन पे आई यू एबल टू गेट इट? अभिषेक, किशन, गौतम, करण, पीयूष, खुशी, शीतल, हर्षिता, आशीष, ज्ञानदीप, सुमित, आयुष, अहमद, साहिल, अंकित, आफ्ताब, कामनी, सरोज, ऋतिक, बावनी, भवानी, निशा, करण। आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? सभी के पास आ रहा है ये? ठीक है, तो आप देखो, आप मुझे बताओ कि जो सीनियर सेकेंडरी है, उसका रिलेशनशिप सैलरी के साथ क्या है, आप मुझे बताओ। देखो, 0.53 कोरिलेशन है ना, राइट? सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज का कोरिलेशन
सैलरी के साथ पॉजिटिव लाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जिसके भी मार्क्स, क्या मैं ये कह सकता हूँ, जिसके भी मार्क्स सीनियर सेकेंडरी में ज्यादा होंगे उसकी सैलरी ज्यादा होएगी। क्या यही रिलेशनशिप बन रहा है हमारा? अगर हम बात करें इन दोनों की, सैलरी और एसएससी की, सीनियर सेकेंडरी की परसेंटेज की, तो वो 0.53 है ना। तो 0.53 कब आएगा? जब वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड कब होगा? जब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सही बात बोल रहा हूँ? जब इस तरह से बनेगा, बट वो स्ट्रांगली नहीं है ना कोरिलेटेड, थोड़ा वीकली है, तो पॉइंट्स क्या होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे पॉइंट्स। सही बात है। इसका मतलब है एग्जैक्टली तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो सैलरी भी ज्यादा होगी, ऐसा पक्का नहीं है। बट हाँ, काफी अच्छे चांसेस हैं। क्या आप देख पा रहे हो? 0.53 है ना। तो थोड़ा वीकली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, बट वो अच्छा खासा कोरिलेटेड है। सही बात है। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि हाँ, ज्यादातर ये चांसेस है कि जिसकी भी सीनियर सेकेंडरी में परसेंटेज ज्यादा होगी उसके सैलरी हाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? देखो आपको कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, राइट? तो नाउ आप बताओ मुझे, क्या अगर इस एसएससी पी का कुछ इफेक्ट है आपकी सैलरी के ऊपर, तो क्या आप इस डेटा सेट को अपने इस फीचर को अपने डेटा सेट में रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ। रखेंगे, राइट? इज इट ओके? ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। आप समझे इस बात को? कोरिलेशन एनालिसिस, हमने दो वेरिएबल्स के बीच में ये चेक किया कि उनका रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा रिलेशनशिप है, राइट? और उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी क्या है और डायरेक्शन भी क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश करी इसमें, राइट? ओके। इज इट सेंसिबल? तो हमने क्या सीखा? आउटलायर डिटेक्शन करना, और हमने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना भी थोड़ा बहुत सीखा, राइट? अगली क्लास में, अभी तो आज टाइम नहीं है, अगली क्लास में आपको मैं रिग्रेशन एनालिसिस भी करवाऊंगा, ओके? ठीक है। जिसमें आपको मैं थोड़ा बहुत जेड टेस्ट, टी टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है। और एफ टेस्ट के बारे में भी, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। चलेगा? इज इट ओके? आप लोगों को समझ आया आज के टॉपिक? आउटलायर डिटेक्शन, अब आई होप आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर कर सकते हो, राइट? और कोरिलेशन एनालिसिस भी आप कर सकते हो। सही बात है। दो वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ क्या है ये जानने के लिए, ओके? तो ये हमारा आज का एजेंडा था। ठीक है एवरीवन? ओके। अगली क्लास में हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, और अगली क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स का एक दो पार्ट और लेफ्ट है, हम वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको चार्ट्स की थोड़ी और नॉलेज दूंगा, ओके? उसके बाद मैं आपको पिवट टेबल के बाद जो थोड़े चार्ट्स हैं उसकी थोड़ी और नॉलेज दूंगा, राइट? फिर हम एक केस स्टडी भी करेंगे, ओके? आई होप आप सभी कुछ रिलेट कर पा रहे हो, राइट? एनालिसिस कैसे करते हैं उसको करने से पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के बाद हमें जब ये पता चलता है डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, आउटलायर्स रिमूव करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, राइट? तो मीन मीडियन मोड हमारी मदद करता है, ओके? और उसके बाद एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच की स्ट्रेंथ जान सकें, ओके? आई होप इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, राइट? इज इट ओके? ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो। यस, ग्रेट, राइट? So this is the feedback form link. Can you please fill out that? Uh, I think someone was asking me a question. Ravindra, this is your first class. How many classes? Approximately 3, 4 classes are remaining. You need to check with the recordings, right? Okay. From there, you can cover it.
Recording links, I don't know, but other learners are saying there is a YouTube channel. So I request you to please follow that. Okay. I I'm requesting to please fill the feedback form. It's my humble request. I request all of you to please fill the feedback form. It's my humble request. Those who have done it, that's fine. Thank you guys. I hope it was a good session. आप सभी लोग कुछ समझ समझ कुछ अच्छा सीख पाए यहाँ से, राइट? एंड आई होप दैट आप अप्लाई करोगे इसको अपने डेटा सेट के ऊपर. ओके, फाइन. एनीथिंग एल्स? Okay, done. I'm again requesting other learners to please fill the feedback form. It's my humble request. Okay, thank you.